हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सर आज 12th केमिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड पेपर में बैठने वाले हैं, बोर्ड पेपर देना चाह रहे हैं, ओके, या जो 90% नंबर अचीव करना चाहते हैं या इससे एबव अचीव करना चाहते हैं, वह स्टूडेंट्स इस क्लास को मिस नहीं करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर कर देना स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज जो आपके बोर्ड पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं। आप इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखने को पाएंगे जो मिक्सअप हैं, ठीक है। रिएक्शंस भी रहेगा, आपको कारण भी रहेगा, रिएक्शन लिखने को भी रहेगा। ओके, तो मेन केमिस्ट्री में जानते ही रिएक्शन होता है। रिएक्शन अगर आपको आ गया अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो सीरीज है उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है। बुट्स अपक्रिया में, देखिए यहां बुट्स सही कर लीजिएगा, ये बुट्स अपक्रिया में शुष्क ईथर की क्या उपयोगिता है। अब बुट्स अपक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे बुट्स अपक्रिया में होता क्या है। तो बुट्स अपक्रिया में क्या होता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। क्या होता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, यदि हैलो एल्केन में बनाने में शुष्क ईथर प्रयोग नहीं करते हैं या बुट्स अपक्रिया में शुष्क ईथर का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो एल्किल हैलाइड है क्या करेगी, ये जल की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्माण कर देगा। ठीक, तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, देखिएगा एल्किल हैलाइड नमी मीन्स जल, ठीक, की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्माण प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा करते हैं। यदि एल्किल हैलाइड नमी पा जाएगा या जल मिल जाएगा उसे तो क्या बना देगा, वो प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा एल्कोहल बना देगा। तो इसलिए अपक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। मतलब जब हम बुट्स अपक्रिया का रिएक्शन लिखते हैं या बुट्स अपक्रिया के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर शुष्क ईथर नहीं रहेगा तो नमी के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर देगा, हमारा हैलो एल्केन प्राप्त नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पर, देखिएगा। एल्किल व एरिल हैलाइड में कौन श्रेष्ठ विलायक होता है। ठीक, क्या है, एल्किल व एरिल हैलाइड में कौन श्रेष्ठ विलायक होता है। तो एल्किल हैलाइड भी जानते हैं आप, एरिल हैलाइड भी जानते हैं, इनमें से आपको देखना है कौन सा श्रेष्ठ विलायक है। ठीक, विलायक देखिएगा, एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड में अच्छा विलायक एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड है क्योंकि इसमें अणु का अधिक ध्रुवण होता है। जिस विलायक का ध्रुवण अधिक होता है वही अच्छा विलायक माना जाता है। अब क्या है, एल्किल हैलाइड का जो ध्रुवण क्षमता है वो अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, ये अच्छा विलायक माना जाता है। किसकी अपेक्षा, एरिल हैलाइड की अपेक्षा। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए गए हैं। ओके, क्योंकि आईयूपीएसी नेम भी 2-3 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, इसलिए इसको भी मिस नहीं करना हमें। ओके, तो देखते हैं आईयूपीएसी नेम क्या दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है क्वेश्चन CH3, यहां देख लीजिएगा CH3 CH2 Br और इस पे लगा है CH3। ओके, तो हमने पहले भी कहा है कि आईयूपीएसी नेम को लिखते समय आप पहले ग्रुप देखेंगे
ग्रुप में एक नंबर ऑफ कार्बन देंगे, फिर आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ओके, ग्रुप लगा इधर, ब्रोमाइड ग्रुप लगा है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। ओके, 2 पर मेथिल ग्रुप लगा है, तो 2 मेथिल 1 2 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमाइड। ओके, देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन। ओके, 3 कार्बन से प्रोप होता है, तो ये सिंगल बंध का है, तो एन ग्रुप का है, तो प्रोपेन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 1 पर लगा है ब्रोमीन, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ब्रोमाइड। ओके, या लिख दीजिए 2 मेथिल 1 ब्रोमीन प्रोपेन। ओके, जिस कार्बन पर जो लगा होता है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा आईयूपीएसी नेम, इसका भी आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। चलिए देखते हैं क्या है, CH3 CH Br CH2 और CH3। ओके, अब Br फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, तो Br फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ नजदीक होता है श्रृंखला में, ओके, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो मतलब 4 कार्बन इसमें दिए गए हैं, और 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमाइड 2 ब्रोमीन लिख दो, या ब्रोमाइड, या 2 ब्रोमो, जैसी इच्छा तुम्हारी, 2 ब्रोमो। ओके, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम। ओके, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूट होता है, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का है इसलिए एन लग जाएगा, तो ब्यूट धन एन इक्वल ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा, CH3 CH2 CH2Br। इट्स वेरी सिंपल। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो ब्रोमीन इसमें भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, तो ये भी ब्यूट होगा, ठीक, क्या होगा, ब्यूट, और एन श्रेणी का है तो ब्यूटेन हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये 1 ब्रोमो, आईयूपीएसी नाम यहां लिख दीजिए, IUPAC नेम। ओके, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की 2 रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखना है, एथिल ब्रोमाइड बनाने के 2 रासायनिक समीकरण लिखने हैं आपको। ठीक, तो दिया गया है नंबर 1, पोटेशियम ब्रोमाइड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या करते हैं,
जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है एथिल ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये हो गया क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 गिव्स क्या हो जाएगा? गर्म करेंगे इसको, यहां लिख दीजिए गर्म करने पर। ओके, क्या लिखेंगे? गर्म करने पर, गर्म करने पर। ओके, गर्म करने पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा KSO4। ओके, KSO4 यहां कर दीजिए 2, तो K2SO4 हो जाएगा प्लस K2SO4 प्लस HBr, 2HBr हो जाएगा ये। ओके, क्या बन गया हमारा? पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। अब क्या करेंगे हम? HBr के साथ एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ दिया गया है OH प्लस HBr। देखिएगा अब हमारा क्या बन जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड। देखिएगा ये ऐसे ये पानी बन के निकल जाएगा ये, ठीक। और हमारा क्या बन जाएगा? C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड प्लस H2O, भाप बन के बाहर चला जाएगा। गर्म करने पर लिख लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने 2 स्टेप में क्यों लिखा? गर्म करने पर, जबकि इसमें क्या दिया गया है? पोटेशियम ब्रोमाइड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। यदि आप चाहें तो क्या करेंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड और C2H5OH और H2SO4 को एक साथ मिश्रित कर सकते हैं, लेकिन आपको स्लोली गर्म करना पड़ेगा, तो अब क्रिया देर से होगी, ठीक। और हमारा बनेगा एथिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड। अगर 2 स्टेप में करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक। रिएक्शन प्रोडक्ट आपका प्योर रहेगा। ओके, एथिल ब्रोमाइड हो गया। नोट कर लीजिए इसको। एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की 2 रासायनिक समीकरण लिखना था आपको। फर्स्ट रिएक्शन आपका हो गया, जब पोटेशियम ब्रोमाइड को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा K2SO4 बनता है। ओके, और 2HBr बाहर होता है, तो 2HBr को फिर से हम एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं और क्या बनता है? हमारा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको। ओके, हो गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एथिल अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की क्रिया से भी एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। 2 रिएक्शन पूछा था, तो 2 रिएक्शन दूसरा भी आपको लिखना रहेगा। तो स्टूडेंट देखते हैं दूसरा क्या है। एथिल अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की क्रिया से भी तो एथिल अल्कोहल ले लीजिए। फर्स्ट क्या ले लीजिए? एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ये हो गया आपका फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। क्या हो जाएगा ये? फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की क्रिया से भी एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा, एथिल अल्कोहल नहीं। देखिएगा क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड को आपस में जब मिक्स करते हैं या गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। C2H5Br। ओके, एथिल ब्रोमाइड बन गया। और क्या बनेगा? प्लस POBr3। क्या बनेगा? POBr3। ओके, POBr3 प्लस HBr। क्या बनेगा? प्लस HBr। ओके, फास्फोरिल ब्रोमाइड ये हो जाएगा, ठीक। HBr तो हमारा हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। यहां लिख दीजिए एथिल
ब्रोमाइड। ओके, मेन जो हमारा प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। यही हमें बनाना था। ओके, नोट कर लीजिए इसको। यह है फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, इसका नाम लिख दीजिए फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ओके, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। और इसको आप जानते ही हैं एथिल अल्कोहल है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिख दिया जाएगा गर्म करने पर, क्योंकि बिना गर्म किए कोई रिएक्शन होगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा सुक्रोज से एथेनॉल बनाने में प्रयुक्त अवक्रियाओं को लिखिए तथा एंजाइमों के नाम भी लिखिए। ठीक, क्या करना है आपको, किण्वन द्वारा सुक्रोज से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है अवक्रिया को लिखना है तथा एंजाइमों के नाम भी लिखने हैं। क्या लिखने हैं, एंजाइमों के नाम भी लिखने हैं। ठीक, मतलब जिस एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन होता है वो आपको एंजाइम का नाम भी लिखना है, क्योंकि बिना एंजाइम का नाम लिखे आपका रिएक्शन पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन सा एंजाइम है, वो कौन सा रिएक्शन है, कैसे होता है, देखते हैं। किण्वन में प्रयुक्त अवक्रियाओं को पहले देख लेते हैं। क्या है, किण्वन में प्रयुक्त अवक्रियाओं को देखते हैं। क्या हो जाएगा, सुक्रोज C12H22 वो 11, ठीक, या C12H22O11 भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये सुक्रोज। क्या बोलेंगे इसे, सुक्रोज। क्या बोलेंगे, सुक्रोज। ओके, जब इसका किण्वन कराते हैं, ठीक है, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति के एंजाइम में, इनवर्टेज एंजाइम प्रेजेंट ऑफ इनवर्टेज एंजाइम। ओके, जब इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं, किण्वन कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। तो C6H12O6, ओके, प्लस C6H12O6, ओके, C6H12O6, ओके। क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, और ये फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ओके, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में विघटित हो जाएगा, किण्वित हो जाएगा। ओके, किसकी एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब दूसरा देखिएगा एथेनॉल कैसे बनता है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। किससे, सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण बनाना है। तो सुक्रोज से एथेनॉल ले लीजिए, C6H12O6। क्या करेंगे हम, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसके एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, ठीक, प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम C6H12O6, जब ग्लूकोज को गर्म किया जाता है तो ये क्या बनता है, एथेनॉल। C2 क्या बनेगा, C2H5OH। ओके, एथेनॉल हमारा बन गया। क्या बन गया, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बन गया, प्लस
प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। ओके, प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। तो कितने C निकलेंगे? 3 CO2, ठीक है, 4 CO2 निकलेगा। कितने CO2? 4 CO2, ठीक, क्योंकि 4C और 2 6C हो जाएगा। H20 कितना है? H12 है, तो यहाँ 5 और यहाँ देखिएगा एक चीज यहाँ देख लीजिए, ग्लूकोज यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक, क्या हो जाएगा? इसको संतुलित करना है, CO2 बाहर निकलेगा, ठीक, ये तो कन्फर्म है कि CO2 गैस बाहर निकलेगा। अब वो कितने हैं? वो 6 है यहाँ, वहाँ 2 1 3 है, ठीक, तो यहाँ कर दीजिए 2, ठीक, और यहाँ भी कर दीजिए 2, हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6। हाँ, अब सही है, संतुलित रिएक्शन हो गया। ओके, क्या हो जाएगा? जब हम सुक्रोज को इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इनवर्टेज एंजाइम में किण्वित करते हैं, गर्म नहीं बोलेंगे, किण्वन बोलेंगे, फर्मेंटेशन करते हैं, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज से जब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में हम गर्म किण्वन करते हैं, इसको रखते हैं, तो हमारा एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ओके, तो देखिए संतुलित है C6H12O6 और 2C2H5OH, तो 2 दूनी 4, ओके, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 12। हाँ, अब ये रिएक्शन ऐसे क्या होता है? किण्वन जब सुक्रोज का करवाते हैं तो 2 एंजाइम कार्य करते हैं। पहला क्या है? इनवर्टेज, और दूसरा जाइमेज। मेन हमारा एंजाइम क्या रहेगा? इनवर्टेज एंड जाइमेज एंजाइम रहेगा। ओके, तो जब हम सुक्रोज को गर्म किए तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण हुआ। ग्लूकोज को पुनः हमने जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराया तो हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिए, दिक्कत अब तो नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए, नोट हो गया। नेक्स्ट चलें, एक बार चेक कर लो। C12H2211, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6 और C2H5OH, 2CO2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जाइमेज एंजाइम है ये। क्या है? जाइमेज एंड इनवर्टेज। कौन कौन सा एंजाइम है? जाइमेज एंड इनवर्टेज एंजाइम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम लिखने हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक, निम्नलिखित यौगिकों के मतलब एक नहीं और है अभी, इसका मतलब OH एंड CH3, ठीक। रूल वही रहेगा। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप इधर प्रबल होगा, ठीक, उधर से नंबरिंग करेंगे। 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं CH3 एंड OH, तो OH से नंबरिंग करेंगे, प्रबल है ये, ठीक। तो OH से नंबरिंग करिएगा तो 1 और 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल क्या हो जाएगा? IUPAC नाम देख लीजिए, IUPAC नेम। ओके, क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में 2 मेथिल, ओके, क्या हो जाएगा? 2 मेथिल फिनॉल। क्या लिख दीजिए? 2 मेथिल फिनॉल। क्लियर है? 2 मेथिल फिनॉल क्या हो जाएगा? 2 मेथिल फिनॉल। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको, 2 मेथिल फिनॉल। नेक्स्ट नोट हो गया। ये U है, क्या है ये? U है, इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ये U है। IUPAC नेम 2 मेथिल 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर मेथिल ग्रुप लगा है तो 2 मेथिल एंड फिनॉल। ओके, क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, साथ में करते रहिएगा। एक क्वेश्चन आप समझिए, फिर पोस्ट कर दीजिए वीडियो को और फिर से उसको अपने अनुसार लिखिए। ओके, फिर आपको माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे आराम से स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर क्या है। देखिएगा, ये यहाँ ऊपर दिया गया है CH3 और नीचे दिया गया है OH। ओके, हमने पहले भी कहा है कि आपको जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप OH, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप कहेंगे सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, 4 पर क्या लगा है, मेथिल ग्रुप। ठीक, क्या लगा है 4 पे, मेथिल ग्रुप। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। ठीक, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल। ठीक, क्या हो जाएगा, 4 मेथिल फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल। या आप लिख सकते हैं इसको R करके लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, वो भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ओके, ये चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ठीक, या आप केवल लिखेंगे 4 मेथिल फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, देखिएगा। तीसरा ये है आपके सामने, देखिएगा तीसरा स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH। ओके, फिर वही क्वेश्चन आपके सामने, रूल वही रहेगा, क्या रहेगा, जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया 1, इसे 1 कार्बन देंगे, 2 3 4 5 6। ओके, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग होता है ये। ठीक, क्या होता है, 6 कार्बन का रिंग होता है। तो क्या है, 2 5 क्या है, IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम। IUPAC नेम को देखते हैं क्या है, IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, 2 5 डाई, 2 बार है तो डाई हो जाएगा, डाई मेथिल। IUPAC नेम में 2 5 2 पर और 5 पर मेथिल ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा, 2 5 डाई मेथिल फिनॉल। 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 ओके, क्लियर है, 2 5 डाई मेथिल फिनॉल। ठीक, आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि 2 5 डाई मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। क्या लिख सकते हैं, 2 5 क्या लिख सकते हैं, 2 5 डाई मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ओके, क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। चाहे आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों IUPAC नेम ही हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अभी और है,
देखिएगा स्ट्रक्चर, पहले सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे कितने कार्बन है, किस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, किस पर डबल बंध है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद आपको नंबरिंग देना है, कार्बन की संख्या को निर्धारित करना है। ओके, तो ये हो गया OH और ये हो गया CH3। ओके, ठीक। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नेम। क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। तो नंबरिंग फिर वही कहानी, नंबरिंग हम सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग को देते हैं, तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक अब देखिएगा, अब आप कहेंगे नंबरिंग इधर से भी हम कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए IUPAC नेम लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 2,6 डाईमेथिल, इस पे भी लगा है। क्या लगा है? 2,6 डाई, क्या लगा है? 2,6 डाईमेथिल, 2,6 डाईमेथिल फिनॉल। ओके, 2,6 डाईमेथिल फिनॉल, या फिर वही कहानी, फिर R क्या लिख देंगे? 2,6 डाईमेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ओके, 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन क्या हो जाएगा? 2,6 डाईमेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन या 2,6 डाईमेथिल फिनॉल, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। ओके, चलिए हमारा ये दोनों IUPAC नेम क्लियर हो गया। आशा करते होंगे समझ में आ रहा है। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए एक हम आपको दे रहे हैं इसके साथ, चलिए देख लेते हैं भी और है या नहीं। ओके, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये खत्म हो गया हमारा, एक हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। ओके, देख रहे हैं कितने स्टूडेंट करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्या करेंगे? नोट करेंगे इसको और इसको बना के बताएंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका नाम जरूर बताएंगे। ठीक, रहने दो, बस इतना ही। इसका नाम आपको बताना है। क्या करना है? इसका IUPAC नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, ये IUPAC नेम आपको खुद लिखना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम, ऐसी दो अपक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? आपको केवल फिनाल की अम्लीय प्रकृति दिखा दीजिए और देखिएगा क्या बन रहा है। पहला हम करेंगे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली दो अपक्रियाओं को लिखते हैं। पहला सोडियम से अपक्रिया क्या है? जब फिनॉल सोडियम धातुओं से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो ये रहा हमारा फिनॉल, देखिएगा ये है हमारा फिनॉल, और फिनॉल को जब हम Na से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉक्साइड, ये ONA। ठीक, O माइनस Na प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक, क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ओके, तो ये जो OH है, ठीक, यहाँ OH लिख लीजिए, ये OH। अब यहाँ H2 है तो इसको 2 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए और इसको भी 2 कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम, इसका नाम क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड,
फिनॉक्साइड। ओके, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। एक तो ये दर्शाता है क्या नाम है, फिनाल, ये दर्शाता है कि अधिक अम्लीय है क्योंकि इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे क्या है, देखिएगा NaOH से अपक्रिया। दूसरा क्या दिखाता है, NaOH से अपक्रिया। जब फिनाल को NaOH के साथ घोलते हैं तो क्या बनता है, हमारा फिनॉक्साइड आयन बनता है। यहां भी फिनॉक्साइड बनेगा तो देखते हैं Na, फिनाल को लेते हैं, किसको लेंगे, फिनाल को लेंगे, ठीक, OH प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, बनेगा प्रोडक्ट वही हमारा, ठीक, ONA सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ओके, ये Na है, क्या है ये, Na। ओके, तो ONA प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक या फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस के कारण ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ओके, क्लियर हो गया। जब फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये H2O बाहर निकालता है। किसे निकालता है, जल को बाहर निकालेगा। किसे निकालेगा, जल को बाहर निकालता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायथिल ईथर बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखते हैं। डायथिल ईथर बनाने के रासायनिक समीकरण लिखते हैं। जब C2H5OH को हम गर्म करते हैं H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, कितने सेंटीग्रेड ताप पर, 100 से 110 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, C2H5HSO4। ओके, क्या बन जाएगा, C2H5HSO4 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और H2O बाहर निकल जाएगा, हमारा बन जाएगा HSO4। ओके, अब क्या करेंगे, C2H5OH प्लस C2H5HSO4 के साथ इसको गर्म करेंगे 140 सेंटीग्रेड ताप पर। कितने ताप पर गर्म करेंगे, 140 सेंटीग्रेड ताप पर। कितने ताप पर, 140 सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, बन जाएगा C2H5, क्या बन जाएगा, C2H5 वो C2H5, ठीक, प्लस H2SO4 जो हमने शुरुआत में उत्प्रेरक लिया था, जिसके साथ गर्म किया था, वो बाहर निकल जाता है। इसी को बोलेंगे डायथिल ईथर। क्या बोलेंगे, डाईएथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डायथिल ईथर। ओके, क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, एक बार चेक कर लीजिए इसको। जब हम एथिल एल्कोहल को, यहां लिख दीजिए एथिल एल्कोहल, क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ओके, जब एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनेगा ये, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम पुनः क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा डायथिल ईथर बनके कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, डायथिल ईथर बनाने की एक विधि का वर्णन है। ठीक है, और विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा भी डायथिल ईथर का निर्माण
करते हैं हम, ठीक, किसके थ्रू, विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा भी एक विधि का वर्णन कर सकते हैं। तो हमने इसको नया बताया आपको, विलियमसन संश्लेषण विधि आपको आता है, ठीक, तो दोनों विधियां अगर आपको आएगा तो कोई भी फटाक से लिख सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं आप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट हो गया? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा। आपको हम ये एक क्वेश्चन अभी आप लिख लीजिए, ये भी विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का डाईएथिल ईथर का रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपके लिए करना है, आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक, रासायनिक समीकरण दीजिए। ओके, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डायथिल ईथर का निर्माण आपको बताना रहेगा। ओके, नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। आप कहीं भी रहिएगा, आप वीडियो को मिस मत करिएगा, टाइम टू टाइम वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, क्लास अटेंड करते रहिएगा, ताकि आपके लिए समस्या ना हो बोर्ड पेपर को लेकर। बोर्ड पेपर में आपको ये टारगेट बना लीजिए, हमें 90% नंबर अचीव करने हैं इस सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में आपको 90% नंबर अचीव करने हैं, ठीक। और इस चैनल पर और भी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स की भी तैयारी होती है। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। मान लीजिए किसी कारणवश वो नहीं देखते हैं, ठीक, तो भी उनको शेयर करके उनको बताइए कि आप देखिए इसको, यदि आपको 90% नंबर अचीव करने हैं तो। ओके, तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम नए उत्साह, नए जोश के साथ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।